अरविंद अरोरा और प्रनेश जैन की द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स उन लोगों के लिए एक किताब है जो स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। छुपे हुए सत्य और अन्य रेलेवेंट डिटेल्स यहां बहुत ही साफ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। बस तरकीबें सीखें और इस बढ़ती स्टार्टअप दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाएं। स्टार्टअप्स की फैंसी दुनिया हम सभी को उत्साहित करती है और हम सभी इस सेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ और अब इस बजिंग सेक्टर से जुड़ी सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी ताकि आप भी अपने हिसाब से अपनी योजना बना सकें। आज आप द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब के बारे में जानेंगे जिसे अरविंद अरोरा और प्रनेश जैन ने लिखा है। असल जिंदगी के कहानियों और एक्सपर्ट इनसाइट के जरिए यह किताब स्टार्टअप संस्कृति के ग्लैमर के पीछे छिपे संघर्ष, विफलता और नैतिक और अनैतिक चीजों पर रोशनी डालती है। ये महत्वाकांक्षी संस्थापक, निवेशक और कॉलेज के छात्र के लिए आंखें खोलने वाली एक किताब है जिसमें स्टार्टअप की दुनिया से सीखे गए महत्वपूर्ण लेंसेस को शेयर किया गया है। अगर आप उन लोगों में से एक है जिसने कभी न कभी स्टार्टअप के बारे में सोचा है या शुरू कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अरविंद अरोरा एक मशहूर भारतीय शिक्षक, एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया प्रभावकार इन्फ्लुएंसर हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में चित्रित फीचर भी किया गया था और उन्होंने अपने YouTube चैनल जिसके 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो कितना दमदार और उपयोगी है। लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस किताब की सामग्री बहुत उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस किताब को विस्तार से जरूर पढ़ें। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में Amazon और Flipkart पर उपलब्ध है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण लेंसेस को 12 अध्यायों में व्याख्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सावधानी। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने और उसकी ओनरशिप के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। एक स्टार्टअप संस्थापक शुरुआती दिनों में यह नहीं सोचता कि भविष्य में उसके व्यवसाय की कीमत कितनी बढ़ेगी या क्या हो सकती है। उनकी चाहत सिर्फ यही होती है कि अच्छे लोग उनके साथ जुड़े और इसी वजह से उनके लिए यह फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। यहां सिर्फ एक चीज जो कि ठीक करने की जरूरत है वो है उन शेयर्स की ओनरशिप जो वे देना चाहते हैं। क्या वे इसकी कोई लिखित रिटन कमिटमेंट दे रहे हैं? और अगर नहीं तो जब वह इंसान कंपनी से बाहर जाना चाहेगा तो उस समय क्या परिस्थिति सिचुएशन सामने आएगी और वे इससे कैसे डील करेंगे? एक संस्थापक के लिए यह समझना जरूरी है कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में स्वामित्व ओनरशिप पूरी तरह से संस्थापक और सह संस्थापक के पास ही रहना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सह संस्थापक बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपका करीबी दोस्त या सहकर्मी कोलीग है तो उनके साथ लिखित में एग्रीमेंट करना भी जरूरी है। कुछ समय पहले लेखक को एक फंडेड स्टार्टअप में एक अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक संस्थापक ने इनफॉर्मल कमिटमेंट्स के आधार पर एक सहकर्मी को 2% इक्विटी शेयर दिए थे। इस सहकर्मी को साथ मिलकर काम करना था और कंपनी के विकास में योगदान करना था। हालांकि महज 2 महीने के अंदर ही उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना पड़ा। इस परिस्थिति में वर्बल कमिटमेंट्स के आधार पर 2% इक्विटी शेयर किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसने कंपनी में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। अब जब कंपनी की कीमत 7.5 करोड़ पहुंच गई तो उस शख्स के शेयर्स की कीमत 15 लाख हो गई। यह हैरानी की बात है कि कैसे एक गलती की वजह से ऐसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि संस्थापकों और कंपनी के पास लीगल ऑप्शंस हैं, लेकिन यहां सवाल यह है
कि क्या उनके पास ऐसे थका देने वाले प्रक्रिया के लिए जरूरी समय और पैसा है, इसलिए इसका ध्यान रखें। मूल्यांकन हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई तो संस्थापक के लिए इतनी ज्यादा मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इस संदर्भ में या तो उसे मूल्यांकन कम करना होगा या अपनी व्यक्तिगत बचत पर्सनल सेविंग्स को व्यवसाय में लगाना होगा। बाद वाला विकल्प एक जोखिम भरा निर्णय हो सकता है, क्योंकि यह सभी व्यक्तिगत बचत को खत्म कर सकता है और हो सकता है फिर भी मनचाहे परिणाम न मिले। अंत में भले ही वे किसी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेने के बारे में सोचें, लेकिन इस स्थिति का ठीक से समाधान नहीं हो सकता। यह स्थिति हमें सिखाती है कि दिखावे में न फंसे और अपने स्टार्टअप के लिए सही मूल्यांकन पर निवेशकों से फंडरेज करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी इक्विटी छोड़ने की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन गलत मूल्यांकन के साथ शुरुआत करने से आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। संस्थापकों को अक्सर इसका एहसास तब होता है जब वे ऊंचे मूल्यांकन पर फंड रेज करते हैं और फिर अनुदान खर्च कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता को बहुत बाद में समझ पाते हैं। संस्थापकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऊंचे मूल्यांकन पर फंड रेज की अल्पकालिक संतुष्टि शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्शन दीर्घकालिक चुनौतियां लॉन्ग टर्म चैलेंजेस का कारण बन सकती है। अध्याय 3, एक लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में ऐसे कई युवा लोग हैं जो अमीर परिवार से आते हैं और उनकी परिवार बहुत लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई है। आजकल ऐसा लगता है कि देश का हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वे कॉलेज जाते हैं तो उन्हें स्टार्टअप से जुड़ी बातों के बारे में भी सिखाया और प्रेरित किया जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान पुराने तरीकों से पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी वे अपने स्टार्टअप के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए वे परिवार के लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के जुनून के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेखक बताते हैं उन्होंने कई सफल स्टार्टअप देखे हैं जहां युवा लोगों ने स्टार्टअप की दुनिया में अपने परिवार के लाभकारी व्यवसाय की एक नई पहचान बनाई है। यह जरूरी है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसे स्टेबल बनाने पर ध्यान दें और फिर उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। किसी स्टार्टअप को बड़ा करने की होड़ में स्थिरता, स्टेबिलिटी और लाभकारिता, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कारकों को न भूलें। कोई स्टार्टअप सिर्फ यूनिकॉर्न बन जाने से सफल नहीं हो जाता। यह असल में तब सफल होता है जब यह अपने आप में स्थिर और लाभकारी बन जाता है। जहां से आपका स्टार्टअप अपने आप से बड़ा हो सकता है, उस दिन से समझ लें कि आपके सभी फैसले सही होंगे, चाहे उनमें निवेशक अनुदान शामिल हो या बैंक लोन। अध्याय 4, काम करने के बजाय स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लेना। जब भी हम काम शब्द सुनते हैं तो हम समाज के एक बड़े खंड सेगमेंट की कल्पना करते हैं जो सिर्फ इन काम से अपने पूरे परिवार को पालते हैं। आज भी ऐसे कई युवा लोग हैं जो किसी कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी लगातार ढूंढते रहते हैं। कुछ को मौका मिलता है और वे स्टार्टअप के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। कुछ काम करते हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं जब तक कि उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके संस्थापकों ने पहले काम की और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि ज्यादातर स्टार्टअप जो बंद हो गए हैं, उनके संस्थापकों को काम पर लौटना पड़ा। ऐसे संस्थापक भी हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप फिर से शुरू किए हैं और वे अभी भी स्टार्टअप की दुनिया में खुद को और अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी राय में दोनों विकल्प बुरे नहीं हैं। अगर आप फिलहाल काम कर रहे हैं और कुछ नया करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो बेशक स्टार्टअप की दुनिया में सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। इसका उल्टा, अगर आप स्टार्टअप जीवन से निराश हो गए हैं और अपने स्टार्टअप की सफलता को लेकर तनाव में हैं, तो आप हमेशा काम पर लौट सकते हैं।
अब मुद्दा यह है कि कैसे समझें कि काम में बने रहना है या स्टार्टअप पर स्विच करना है या स्टार्टअप से काम पर वापस चले जाना है। इसके लिए आपको यह देखने की जरूरत होगी कि क्या आपका वर्तमान काम आपको जीवित रहने की अनुमति दे रहा है। यह फैसला खुद से लें और उसके अनुसार काम करें। अगर आप जानते हैं कि आपका उत्तरजीविता सर्वाइवल खतरे में है और फिर भी आप अपने स्टार्टअप की सफलता की उम्मीद में लगे रहते हैं, तो मेरी राय में आप खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए नए स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपकी आय और बचत अस्तित्व से ज्यादा या कम से कम उतनी होनी चाहिए। अध्याय 5 निवेशकों को संस्थापकों में बदलना। यह एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई स्टार्टअप संस्थापक अक्सर फंस जाते हैं। आपने नेशनल टीवी एक प्रसिद्ध चैनल में भी इस तरह के एपिसोड देखे होंगे जहां स्टार्टअप संस्थापकों ने निवेशकों को अपनी कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी दी है, जिससे उन्होंने निवेशक को संस्थापक बना दिया, यानी कंपनी के अंदर सभी फैसले लेने का अधिकार दिया। आइए इसे करीब से समझते हैं। स्टार्टअप किसी भी संस्थापक के लिए एक उपलब्धि अचीवमेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार्टअप एक संस्थापक के संघर्ष की कहानी है जो उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक बनाती है। किसी भी स्टार्टअप में निवेशकों के अधिकार काफी सीमित हैं। हालांकि निवेशकों को स्टार्टअप्स में स्वामित्व अधिकार मिलते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप में संस्थापकों के पास व्यवसाय चलाने और बिना किसी रोक टोक के फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अगर आप अपने निवेशक को संस्थापक में बदल देते हैं, तो यह कहीं न कहीं फैसला लेने की आपकी आजादी को सीमित कर सकता है। यह भी संभव है कि जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया था, वह खो जाए और आप अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बन जाएं। कुछ साल पहले मुंबई आईआईटी के 2 संस्थापकों ने एक इनोवेटिव हेल्थ केयर डिवाइस कंपनी शुरू की थी। उन्होंने तकनीकी और स्वास्थ्य वस्तुएं के संयोजन से एक अद्भुत उत्पाद बनाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। उन्होंने इस टूल को विकास करने के लिए केवल कुछ ही एंगल निवेशकों से फंडरेज किया था। उत्पाद तैयार होने के बाद कंपनी को उत्पाद के उत्पादन, प्रोडक्शन और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना अगला फंडिंग राउंड एक ऐसे निवेशक के साथ बंद किया जिसे कंपनी में इक्विटी दी गई और वह सह संस्थापक बन गया। निवेशक वित्तीय बहुत अच्छी स्थिति में था। उसने उत्पाद को समझने में 6 महीने बिताए और इसकी मार्केट क्षमता को समझा। बाद में निवेशक अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया, जिन्होंने उत्पाद के उत्पादन में संस्थापक की मदद की और इस तरह संस्थापक के साथ रहकर अंदर की चीजों को समझा। 1 साल के अंदर ही निवेशक ने उत्पादन, वितरण और बाजार पर मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद निवेशक ने कंपनी के अंदर टकराव पैदा करना शुरू कर दिया और संस्थापकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निवेशक ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और संस्थापकों पर इस हद तक दबाव डाला कि उनके पास अपने उत्तरजीविता के लिए कंपनी से इस्तीफा रिजाइन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 6 स्टार्टअप में गलत निवेशक से अनुदान लेना। स्टार्टअप में निवेशक एक एंगल की तरह होता है जो स्टार्टअप का पालन पोषण नर्चर करता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। हालांकि उस एंगल निवेशक की तलाश करना भी किसी बड़े चुनौती से कम नहीं है। जब आप किसी स्टार्टअप में हों तो यह समझना जरूरी है कि निवेश करना एक जोखिम भरा काम है। संभव है कि निवेश की गई रकम खराब हो जाए या हो सकता है कि वे 100 गुना लाभ कमा लें। हर स्टार्टअप संस्थापक इस तथ्य से जागरूक है कि हर स्टार्टअप हिट नहीं होगा। अगर आप किसी निवेशक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं, तो आपके लिए उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। क्या उन्होंने पहले भी निवेश किया है? क्योंकि अगर उन्हें निवेश के जोखिम के बारे में पता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें निवेश करने की अच्छी समझ नहीं है,
तो इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपका स्टार्टअप उनकी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन के अनुसार लाभकारी परिणाम उत्पन्न करने में काबिल नहीं होगा तो कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप और संस्थापक ऐसी ही परिस्थिति से गुजरे हैं जहां उन्होंने उन निवेशकों से निवेश ले ली जिनका निवेश मानसिकता इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं था। यही वजह थी कि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ये निवेशक सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के खातिर संस्थापकों को काम नहीं करने देते। बहुत से निवेशक संस्थापक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता में समस्या आती है और अंत में स्टार्टअप को बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। अध्याय 7। किसी स्टार्टअप में चल रहे नुकसान के बावजूद निवेश जारी रखना। देश के लगभग 80% यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी लाभ में नहीं है। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह से विकास हुआ है कि किसी स्टार्टअप की मूल्यांकन के लिए लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी एक जरूरत नहीं है जो संस्थापकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। किसी कंपनी की मूल्यांकन अलग अलग कारक पर निर्भर करती है। यहां तक कि जो स्टार्टअप शुरुआत से ही नुकसान में चल रहे हैं उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन वे अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। इसी उम्मीद में चलते रहने से स्टार्टअप्स को दूसरे कारकों के साथ साथ अपनी मूल्यांकन बढ़ाते समय नुकसान उठाते रहना होगा। अब अगर अनुदान का प्रवाह चलता रहता है तो आप फंडिंग राउंड खेलते खेलते अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। हालांकि अगर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने से पहले या बाद में अनुदान खत्म हो जाती है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प अपनी कंपनी के लिए बाय आउट करना है। दूसरा विकल्प अपनी कंपनी के लिए IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना है। तीसरा विकल्प कंपनी को बंद करने का है। मजेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक और यूनिकॉर्न बनने के बाद भी आपके लिए जोखिम की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन सबके बीच आपको एक संस्थापक के रूप में कंपनी से अच्छी वेतन मिलती है जो आपको उत्तरजीविता के तनाव से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले विकल्प या दूसरे विकल्प के लिए खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप संस्थापक घाटे में स्टार्टअप चलाने का जोखिम क्यों उठाते हैं, इसलिए ताकि कंपनी ग्रो होने पर उन्हें शेयर्स से अच्छा लाभ हो।